हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे क्लास 10 से साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और ये सब मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर बोला गया है कि आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाए और आपको पता करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप कैसे पता करेंगे। ओके, सो आप उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानकर पता कर सकते हैं। ओके, सो हम आज स्टार्ट करते हैं मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शाइन, यानी कि लस्टर। मेटल शाइन करते हैं। इस एक्टिविटी में कुछ मेटल्स लिए गए हैं और उनको सैंड पेपर से क्लीन करने को बोला गया है, क्योंकि मेटल में शाइनिंग तो होती है लेकिन डस्ट की वजह से या जंग खाने की वजह से वो शाइन हमको दिखती नहीं है। ओके, तो इस एक्टिविटी से प्रूफ हो जाएगा कि मेटल में शाइन होती है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, वो हार्ड होते हैं। ओके, इस एक्टिविटी में मेटल्स को लेकर उनको करने के लिए कहा गया है। ओके, तो आप कट करेंगे तो वो इतनी आसानी से कट नहीं हो जाएंगे, जैसे कि आयरन। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी कि वो हार्ड होते हैं और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आयरन। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। ओके, सो इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप कुछ मेटल्स लीजिए और उनको हैमर यानी कि हथौड़े से पीट कर देखिए। ओके, तो देखते हैं कि वो मेटल्स टूट जाते हैं या फिर चपटे हो जाते हैं। तो जो मेटल्स चपटे हो जाते हैं, पतले होते जाते हैं हैमर से मारने से, तो वो मैलिएबल हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ओके, एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब किसी मेटल्स को अगर हम बारीक कर सकते हैं तो वो डक्टाइल नेचर के हैं। ओके, सो इसका एक एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड इतना बारीक किया जा सकता है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो जिन भी मेटल्स को बारीक कर कर उनको तार बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं, तो वो मेटल्स डक्टाइल नेचर के होते हैं। ओके, इस एक्टिविटी में हमको पढ़ना है कि मेटल्स हीट कंडक्ट कर सकते हैं नहीं। हीट कंडक्ट करना मतलब क्या, कि अगर हम किसी एक पॉइंट पर मेटल को हीट दे रहे हैं तो उसकी हीट बाकी पॉइंट्स तक पहुंच रही है या नहीं। तो इस एक्टिविटी में यही किया गया है। ओके, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर लिया गया है और इस पॉइंट पे हीट दी जा रही है। फिर इस पॉइंट पे चेक किया जा रहा है कि यहाँ पे भी गर्म है या नहीं। अगर यहाँ पे भी गर्म है तो इट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट पहुँच गई, तो इट मीन्स ये हीट के कंडक्टर्स हैं। ओके, तो सिल्वर, कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, पर उसी जगह लीड और मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इनमें इतनी हीट पास नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी है। हमने एक बैटरी ली, बल्ब लिया, स्विच लिया। ओके, और यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे हम अलग अलग मेटल्स लगा कर देखेंगे। ओके, सो बैटरी से यहाँ से करंट निकल कर यहाँ पे ऐसे बल्ब तक पहुँच रहा है। तो अगर बीच में कोई ऐसा मेटल लगा दिया है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे तो बल्ब ग्लो करेगा, पर अगर कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी यहीं रुक जाएगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं। ओके, अब यहाँ पे कुछ 2-3 फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी कोटिंग होती है सभी वायर्स पे जो भी हमारे घर में यूज़ होते हैं। ओके, और यहाँ पे साउंड की बात की है। एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। ओके, जिन भी मेटल्स को अगर दीवार पे मारने पे या कहीं भी मारने पे वो अच्छी आवाज़ निकालते हैं, उनमें बहुत अच्छी आवाज़, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आ सकती है मारने पे, तो वो सोनोरस नेचर के हो गए। तो यहाँ पे हमने मेटल की इतनी सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि राइट 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और 6 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो आप यहाँ से एक एक करके लिख सकते हैं। मैलिएबल, डक्टाइल, लस्टर, सोनोरस, हीट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। ओके, और साथ में उनके एक एक 2-2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ओके,
अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे। ओके, तो हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें मेटल्स ही होती हैं, नॉन मेटल्स बहुत कम होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मेटल्स जनरली हमने देखा सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है पर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम उसको ब्रोमीन लिखेंगे। ओके, अब मेटल्स की, नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमको कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, इनके साथ हमको वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जो अभी हमने मेटल्स के साथ की। एक्टिविटी 3.1 में था, हमने शाइन चेक करी सैंड पेपर से साफ करके कि मेटल शाइन कर रहे हैं या नहीं। 3.4 में हमने डक्टाइल नेचर चेक किया कि वो चीज़ें तार, उन चीज़ों से तार बनाए जा सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ें बारीक हो सकती हैं या नहीं। 3.6 में हमने इलेक्ट्रिसिटी का चेक किया कि वो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे सकती हैं या नहीं। ओके, फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में लिखने के लिए बोला गया है। ओके, यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट we cannot group elements according to their physical properties alone because there are many exceptions। अब exceptions क्या होते हैं? ओके, सो हमने अभी देखा कि मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल मेलेबल होते हैं, पर हमेशा कोई ना कोई एक मेटल ज़रूर होगा ऐसा जो डक्टाइल नहीं होगा फिर भी वो मेटल होगा। कोई मेटल ऐसा होगा जो मेलेबल नहीं होगा फिर भी वो मेटल होगा। कुछ मेटल ऐसे भी होंगे जो मेटल हैं लेकिन उनका शाइनी सरफेस नहीं है। तो एक्सेप्शन हर चीज़ में होती है, बट ऐसा होता है कि ज़्यादातर चीज़ों का ज़्यादातर मेटल्स का शाइनी सरफेस है, ज़्यादातर मेलेबल हैं, ज़्यादातर डक्टाइल हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक्सेप्शंस देख लेते हैं कैसे क्या है। हमने अभी जितने भी मेटल्स पढ़े उसमें से मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड नहीं रहती, वो लिक्विड हो जाती है। ओके, ओके, और हमने देखा कि सभी मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट गैलीलियम और सीजियम हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये एक और एक्सेप्शन हो गया। ओके, आयोडीन एक नॉन मेटल है पर वो फिर भी लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। शाइनी होना किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की, ना कि नॉन मेटल की। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी शाइन करता है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रोप। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग तरीक़ों से एग्जिस्ट कर सकता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसके, हर एक फॉर्म को हम कहते हैं उसका एलोट्रोप। ओके, ऐसे कि उसका एक एलोट्रोप है डायमंड, जो कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब हार्ड होना किसकी प्रॉपर्टी थी? मेटल की, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस दुनिया में कौन सा है? नॉन मेटल। ओके, सो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हार्ड है वो कौन सा है? एक नॉन मेटल है, कार्बन। ओके, तो इस टाइप से एक्सेप्शंस, इस टाइप से चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, बट ये नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना भी मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ओके, एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एल्कली मेटल्स बहुत आसानी से नाइफ से कट हो सकते हैं, उनकी डेंसिटी लो है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसलिए हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम इस एक्सेप्शंस के कारण गलती करने से बच जाएं कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हमको मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फ़र पाउडर लेना है। पहले हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, फिर जो उससे ऐश बनेगी, उसकी राख बनेगी, उसको पानी में डिज़ोल्व कर देना है। फिर उस पानी को चेक करना है रेड लिटमस से और ब्लू लिटमस से, तो पता चलेगा कि वो एसिडिक है या
बेसिक है। ये एसिड बेस मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी समझ आ जाएगी। ओके, फिर हमको अपनी दूसरी चीज़ लेनी है जो कि है सल्फ़र पाउडर। तो इसको हमको जलाना है, इसमें से जो धुआं निकलेगा, फ्यूम्स निकलेंगे, उसको हमको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है। फिर उसमें पानी डाल के अच्छे से शेक कर लेना है। फिर हमको उसमें ब्लू और रेड लिटमस पेपर लगा के देखना है, तो इसको भी हम जान लेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी पता चलेगी कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स एसिडिक चीज़ें बनाते हैं पानी में डिज़ोल्व करने पे, जबकि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, तो मेटल्स बेस, नॉन मेटल एसिड। ओके, हमने जो भी एक्सेप्शंस पढ़े उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हमको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कुछ मेटल्स ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। ओके, तो हमको इस एक्टिविटीज़ में सभी मेटल्स को जलाना है। ओके, फिर हमको देखना है कि जलने पे उन्होंने कौन सी कलर की आग थी उनकी। ओके, और वो कितनी आसानी से जले, या फिर उनको जलने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत टाइम लगा। ओके, और जलने के बाद उनका कलर क्या है। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तभी वो जल पाती है। तो जो मेटल आसानी से जल रहे हैं तो वो आसपास की ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट कर पा रहे हैं, और जिनको टाइम लग रहा है तो वो उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में भी टाइम लग रहा है। ओके, तो हमने देखा कि मेटल को जब जलाते हैं तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, फिर वो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। इसके ये दो एग्जाम्पल है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने मेटल की पढ़ ली कि वो उनको जलाने पे या फिर मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ओके, सो एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं किसकी, जो मेटल ऑक्साइड बने यहाँ पे, तो वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक भी बिहेवियर दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। अब हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाए और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाए, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ से एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिए, ये MCQ 1 वर्ड या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके, जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो जनरली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्यूबल हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद एल्कलीज बनाते हैं, यानी कि बेस बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये भी कुछ मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी हो गई कि वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद बेस बना देते हैं। ओके, अब हम फिर से देख लेते हैं कि मैटर का ऑक्सीजन के साथ क्या सीन है। ओके, तो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ओके, अगर हम इनको खुले में रख देंगे तो ये आसपास के ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करके आग लगा देते हैं। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, इनके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर हमने उनको ऑक्साइड पहले से दे दिया, ऑक्सीजन पहले से दे दी, तो वो आसपास की ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट नहीं करते हैं। एक मेटल है आयरन, जो कि इतनी जल्दी इतने आराम से जलता नहीं है, लेकिन अगर उसके टुकड़े छोटे छोटे कर दिए जाए तो वो जल जाता है। ओके, कॉपर डज नॉट बर्न, बट कॉपर जलता तो नहीं है लेकिन वो ब्लैक कलर का हो जाता है उसको हीट देने पे। ओके, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की। तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो किया, तभी तो उसके ऊपर क्या बन गया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ओके, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। चांदी और सोना जलते नहीं हैं हम काफ़ी तेज़ आग देने के बाद भी। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग का मतलब फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ
एल्यूमिनियम, हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनानी है। जनरली क्या होता है, अगर हम एल्यूमिनियम को ओपन एयर में रख देते हैं तो देखिए, अगर ये एल्यूमिनियम का बॉक्स हमने रख दिया, इसके अंदर पूरा एल्यूमिनियम है, ओके, यहाँ पर एयर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से कौन सा एरिया इस ब्लॉक का रिएक्ट कर देगा, बताइए? ये जो सरफेस एरिया है, ये इधर रिएक्ट करेगा, ये इधर रिएक्ट करेगा, ये वाला एरिया इससे, ये ऐसे, इस तरह से ये रिएक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर, और उसकी लेयर इसके ऊपर ऊपर चढ़ जाएगी। पर अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रह गया, ओके। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ चुकी है, तो वो अंदर वाला कैसे बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ओके। और हमको बनानी थी मोटी परत, पर यहाँ बन पाई है पतली परत, ओके। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा एनोडाइजिंग। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग हमको क्या करना है, एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, जो भी एल्यूमिनियम की चीज़ ली है इसको हमको एनोड बना देना है, मतलब नेगेटिवली चार्ज। फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल देना है, ओके। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी और वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके बहुत मोटी लेयर बना लेगी, काहे की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ओके। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। फिर जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल है वो अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ओके। तो इस प्रोसेस को, एनोडाइजिंग की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, ओके, ये हो गई आपकी एनोडाइजिंग की डेफिनेशन, ओके। सो ऊपर की एक्टिविटी में जब हमने अलग अलग मेटल्स को जला के देखा तो हमने देखा कि सबसे आसानी से सोडियम जल जाता है और मैग्नीशियम भी, पर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। हमको बहुत अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करवा के देखना पड़ेगा। तो अब हम करवाते हैं मेटल्स को वाटर से रिएक्ट। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखा तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन कर रहा था, सोडियम। अब हम देखते हैं कि वाटर के साथ क्या होता है, ओके। सबसे पहले हमको कुछ मेटल्स को कोल्ड वाटर में डाल के देखना है कि वो रिएक्ट हो रहे हैं कि नहीं। हमको देखना है कहीं किसी मेटल में आग तो नहीं लग गई, कहीं कोई मेटल उस पर तैर तो नहीं रहा। और जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उसको फिर हम हॉट वाटर में डालेंगे, और जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम स्टीम यानी कि भाप से रिएक्ट करवा के देखेंगे। फिर हमको एक टेबल बना लेनी है कि कौन सा मेटल सबसे आसानी से रिएक्ट कर गया, किसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा, ओके। तो अब हम देखते हैं कि मेटल्स ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाई। जब मेटल्स ने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो सिर्फ मेटल ऑक्साइड बना था, पर वाटर के साथ क्या बन रहा है, दो चीज़ें, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और मेटल ऑक्साइड करने के बाद अभी भी और पानी है तो वो पानी से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ओके। सोडियम और पोटेशियम फिर से फर्स्ट नंबर पे हैं रिएक्ट करने पे, ओके। उन्होंने फायर, वहाँ पे आग भी लग जाती है थोड़ी सी, ओके। कैल्शियम से भी हीट प्रोड्यूस होती है, पर वो इतना वायलेंट नहीं था जितना कि सोडियम और पोटेशियम थे, ओके। फिर उससे कम रिएक्ट किया कैल्शियम ने, ओके। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में तो रिएक्ट नहीं हुआ पर हॉट वाटर में हो गया। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक तो कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट नहीं हुए, पर स्टीम दी तो वो भी रिएक्ट वाटर से कर गए, ओके। और लीड, कॉपर, सिल्वर वाटर से रिएक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं किए। अब हमको थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ना है कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ओके। मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करवाने पे हमको मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, ओके। सो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, ओके। सो इस एक्टिविटी में हमको मेटल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। फिर दो चीज़ें चेक करनी है कि बबल्स बन रहे हैं और टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है क्या। हमने जब मेटल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं हुई,
क्यों नहीं हुई ये हम देख लेते हैं। इससे एक ऑक्सीजन का एटम निकलकर यहाँ जुड़ जाता है और ये बन जाता है H2O यानी कि वाटर। फिर ये जो है ये दो चीज़ों में ब्रेक हो जाता है, N2O एंड NO। ओके, बट ये हो गया नाइट्रिक एसिड के साथ। बट जब मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हुए तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस एवॉल्व की है। ओके ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया है मैग्नीशियम, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बबल्स निकल रहे थे और सबसे ज़्यादा हीट भी निकली। मैग्नीशियम से कम रिएक्ट किया एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और उससे कम फेरस यानी कि आयरन। कॉपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसमें कोई भी बबल्स नहीं थे और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। ओके ओके, सो रॉयल वाटर क्या होता है? लैटिन में इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में है यानी कि प्योर फॉर्म में है, उसमें वाटर नहीं मिलाया गया है। जब वाटर मिला देते हैं तो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं, और अगर प्योर फॉर्म में लिया है तो इट मीन्स कंसनट्रेटेड लिया है। रेशियो क्या है? 3:1। तो अगर नाइट्रिक एसिड जितना भी लिया है उससे 3 गुना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ये इतना पावरफुल मिक्सचर बन जाता है कि ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर लेता है। ओके, ये लिक्विड बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का यानी कि ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है। ओके, इससे फ्यूम्स भी निकलते हैं, फ्यूमिंग लिक्विड है। ओके, तो ये हो गया एक्वा रेजिया। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स? तो इट मीन्स सबसे पहले हमको एक कोई मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि मेटल प्लस सॉल्ट और ये वाटर में होंगे। ओके, तो मेटल और सॉल्ट जब साथ में है तो इसके साथ कोई दूसरा मेटल कैसे रिएक्ट करता है ये हमको इधर पे अब देखना है। ओके, इस एक्टिविटी में हमको दो चीज़ें लेनी हैं, कॉपर का एक तार और आयरन नेल यानी कि कील। ओके, सो कॉपर के तार को हमको आयरन के सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है, आयरन सल्फेट में। ओके, और आयरन की नेल्स को हमको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है और 20 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करना है कि हुआ क्या। ओके, जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है। ओके, जब भी वो सॉल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म में, या मोल्टन मीन्स पिघले हुए फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, और अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा के खुद चला जाएगा। ओके ओके, तो जो भी मेटल जिस दूसरे मेटल को हटा पा रहा है उसके कंपाउंड में से, जैसे अगर मान लीजिए कि आयरन और कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ओके, आयरन की नेल थी। ओके, तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाकर आयरन खुद चला जाता है, यानी कि आयरन ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि सल्फेट से खुद रिएक्ट कर गया और कॉपर को उस कॉपर सल्फेट से हटा दिया। तो इससे हम पता कर सकते हैं, इस वाली एक्टिविटीज़ से, इस वाली कैरेक्टरिस्टिक से, कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम। ओके ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं वही रिएक्टिविटी सीरीज़, जो ये ऊपर वाली एक्टिविटी करके पता चली है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, और उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। ओके, तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अब आप यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज़ की भी डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्टिविटी सीरीज है लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। ये इतनी छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज़ की MCQ में भी आ सकता है, ये 1 वर्ड में या 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, सो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? हमने मेटल के रिएक्शंस अलग अलग चीज़ों से करवा के देख लिया, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, एसिड्स के साथ, पर हमको देखना है कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो आपने क्लास 9th में एटम्स पढ़े होंगे, तो एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, और अगर ये जगह खाली है तो इसको भरने के लिए वो दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं, और यही वजह होती है केमिकल रिएक्शंस की होने की। ओके, दो एटम्स अलग अलग चीज़ों के कंबाइन करना चाहते हैं तो वही केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। ओके, तो हमने देखा सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स M शेल
देन इट्स एल शेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल। ओके, सबसे बाहर वाली सोडियम की सबसे बाहर वाली शेल होती है एम, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो ये एक इलेक्ट्रॉन ही हटे है तो इस शेल का कोई मतलब ही नहीं है। फिर सबसे बाहर वाली शेल हो जाती है आपकी एल शेल, और उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हैं। सो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ही देता लेता है। ओके, हम ये भी जानते हैं कि एटम के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो अगर एटम सोडियम के एटम के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन थे तो अंदर 11 प्रोटॉन भी थे, और अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, पर यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी 11 है। ओके, तो उस पर अब क्या चढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। जो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ जाता है। तो ये फिर कुछ इस तरह से लिखेंगे, सोडियम का सिंबल होता है Na, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने उसके ऊपर प्लस लगा दिया। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होते तो हम यहाँ पे +2 लिख देते। ओके, जबकि क्लोरीन उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जानते हैं कि ऑक्टेट में हमको कितने चाहिए, 8। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। ओके, पर उसके न्यूक्लियस में तो अभी 7 प्रोटॉन्स ही थे। ओके, सॉरी 17 ही थे, पर बाहर अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। तो उसने एक किसी से उधार ले लिया है तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बन जाता है हमारा NaCl। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये ऐसे साथ साथ एक दूसरे के पास ऐसे टिके रहते हैं, तो ये बन जाता है NaCl, यानी कि हमारा सॉल्ट। तो इस तरह से बन जाते हैं हमारी, इस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ओके, फिर उसके बाद ये वही है जो मैंने आपको अभी समझाया, NaCl। ओके, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के कारण उनके बीच में फोर्स आ जाता है जिससे वो अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और इससे NaCl बन जाता है। ओके, सो ये मॉलिक्यूल्स के टाइप में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि अपोजिटली चार्ज होने की वजह से आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं मैग्नीशियम और क्लोराइड का। ओके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब हमको आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि वही जो भी अपन ने पढ़ा, आयंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी। ओके, सो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, कुछ सॉल्ट्स लेने हैं और उसको मेटल के स्पैचुला के ऊपर रखना है। स्पैचुला क्या होता है, ये इस तरह से चम्मच जैसा होता है। तो मेटल का स्पैचुला है और उसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, सॉल्ट रख रहे हैं। फिर उसको गर्म करके देख रहे हैं कलर में कुछ चेंज हुआ क्या। ओके, सेकेंड थिंग, हमको उन सॉल्ट्स को वाटर में, पेट्रोल में, केरोसिन में डिज़ोल्व करके देखना है। ओके, यहाँ पे, और हमको एक बैटरी सेटअप करना है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं और फिर देखना है इस एक्टिविटी में क्या होता है। यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं कि वो किस टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाते हैं और किस टेम्परेचर पे आके बॉयल हो जाते हैं। ओके, तब हम पढ़ लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले वो हार्ड होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। हमने देखा था NaCl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये सब्सटेंस हार्ड ही होगा और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा ही है, और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ओके, और वो ब्रिटल नेचर के होंगे। ब्रिटल का मतलब होता है अगर उस पर उसको हम प्रेशर दें तो वो चपटा नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाएगा। ओके, वाटर में तो जनरली सब डिज़ोल्व हो जाएंगे, पर केरोसिन और पेट्रोल में नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ ली, उसका फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स का। तो हम
एग्ज़ाम में आए तो लिख सकते हैं फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है और सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब होता है कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कि NaCl है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपना एक एटम दे दिया है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने एक एटम ले लिया है। ओके, तो अगर किसी सॉल्यूशन में हम इनको रखें और उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, मान लें कि ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, सो इसने अपना एक एटम दे दिया है, तो ये वापस लेने को अपना चाहेगा कि हमको उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, तो ये पॉजिटिव वाला किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके, और ये है अपना एनायन, यानी कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा किसी का इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन वो वापस देना है, तो ये किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ओके, सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो काफ़ी रिजिड यानी कि कड़क होते हैं। लेकिन मोल्टेन स्टेट यानी कि पिघले हुए स्टेट में या फिर लिक्विड में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का काम कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली आयनिक कंपाउंड्स की। ओके, इसके आगे के जो टॉपिक्स आई थिंक वो सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, कोरोजन एंड ऑल। ओके, सो फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं बाकी के 2 टॉपिक्स पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगी। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।